हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैस्नोली और विल यूथा मिलकर क्रिस जेरिको और डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जेरिको इस मैच के अंदर क्लूडियो के ऊपर गुस्सा हो रहे थे, पर क्लूडियो ने इसका जवाब देते हुए जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक देखकर गार्सिया भी रिंग के अंदर आ गए। पर यहाँ पर क्लूडियो और विल यूथा ने मिलकर गार्सिया और जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिसके बाद ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जिस मैच के अंदर हमें दोनों ही टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहाँ पर हर बार जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी की मदद के चलते जेरिको और गार्सिया इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाते। पर जैसे ही इस मैच के आखिर में जेरिको क्लूडियो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कोड ब्रेकर लगाने के लिए गए तो क्लूडियो ने इसे रिवर्स कर हवा में ही जेरिको के ऊपर एक अपरकट लगा दिया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। और वहीं पर दूसरी तरफ विल यूथा ने इस मैच के आखिर में रिंग साइड पर खड़े हुए सभी जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया। और रेफरी जब ये देख रहा था तब जेरिको अपने फ्लड ब्लेड लेकर क्लूडियो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर क्लूडियो ने जेरिको को उठाकर उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पावर बम लगा दिया और क्लूडियो जेरिको के ऊपर एक स्पिन लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इतनी में गार्सिया रिंग के अंदर आए और क्लूडियो ने जेरिको और गार्सिया दोनों पर साथ में एक जायंट स्विंग लगाई, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। और फाइनली गार्सिया को रिंग के बाहर कर क्लूडियो ने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि न्यूट्रलाइजर लगा दिया और यहाँ पर जेरिको को पिन कर क्लूडियो ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर गाइज में ये देखकर सरप्राइज था कि काफी दिनों बाद जेरिको अपना मैच हार चुके हैं। पर इसके बाद हमें देखा कि डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में ब्रायन का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन कह रहे थे कि ब्रायन जेरिको से हार चुके हैं, जबकि ब्रायन को जेरिको से नहीं हारना चाहिए था और गार्सिया ब्रायन के ऊपर टर्न हुए हैं, इसीलिए पूरी जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी इसके लिए पे करने वाली है। पर ब्रायन इस सबसे ज्यादा इस चीज से गुस्सा है कि उनके खुद के टीम मेंबर यानी कि विल यूथा ब्रायन को कमजोर समझ रहे हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ पर विल यूथा आ गए और विल यूथा की आंखों के अंदर देखकर ब्रायन कह रहे थे कि ब्रायन इस वीक सैमी गेवेरा को पुट डाउन करने वाले हैं। लेकिन इसी पर बात करते हुए विल यूथा ने कहा कि ब्रायन सिर्फ कह सकते हैं और कर कुछ नहीं सकते, जबकि क्लूडियो और विल यूथा ने मिलकर जेरिको को पुट डाउन किया है और अगर ब्रायन के अंदर दम है तो ब्रायन ऐसा सैमी गेवेरा के साथ कर दिखाए। और इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ी रही थी। कितने में यहाँ पर क्लूडियो आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए क्लूडियो ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके फैक्शन मेंबर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो और इसलिए क्लूडियो चाहते हैं कि ब्रायन यहाँ पर जाकर अपना मैच जीते। और ब्रायन के मैच खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर विल यूथा की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करेंगे, जिस पर ब्रायन और क्लूडियो दोनों ही मान गए और ब्रायन यहाँ पर से मैच रसल करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो की सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग चीज देखने को मिली, क्योंकि हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जिस वीडियो पैकेज के अंदर हमें द एलीट यानी केनी ओमेगा और यंग बक्स देखने को मिले और वॉइस ओवर में हमें इन सभी सुपरस्टार्स की वॉइस बता रही थी कि किस तरीके से इन्होंने AEW कंपनी स्टार्ट की है। पर गाइज हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे थे कि थैनोस के स्नैप की तरह ही यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स सभी लोग डिसअपियर हो रहे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है, कि क्या ये सब वापस आने वाले है या नहीं। पर गाइज ये देखकर हम समझ सकते हैं कि फाइनली AEW कंपनी द एलीट को अपने शो के ऊपर दिखा रही है, तो शायद हमें द एलीट काफी जल्दी अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकती है। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको इस चीज से काफी गुस्सा है कि जेरिको अपना मैच हार चुके हैं और इसलिए जेरिको दोबारा से विनिंग रास्ते के ऊपर आने के लिए नेक्स्ट वीक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कौन सी भी फॉर्मर सुपरस्टार को चैलेंज करना चाहता है जो कि चैंपियन था। और जेरिको नेक्स्ट वीक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कौन सी भी फॉर्मर चैंपियन को हराने के लिए तैयार है, जो चैलेंज जेरिको ने यहाँ पर थ्रो कर दिया है। और यहीं पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने भी कहा कि जेरिको की हार का बदला सैमी गेवेरा ब्रायन से लेने वाले है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को इसके लिए पे करना पड़ेगा, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा ने कही। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए FTR सुअर इन और ग्लोरी को फेस कर रही थी और यहाँ पर टैग टीम चैंपियंस यानी कि द क्लेम्स रिंग साइड पर बैठकर ये मैच देख रहे थे, जहाँ पर द फर्म का गन क्लब भी रिंग साइड पर था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में FTR ने सुअर स्ट्रिकलैंड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर जैसे ही कीथ ली इस मैच के अंदर आ गए वैसे FTR हमेशा की तरह ही कीथ ली के ऊपर अटैक करने के लिए गया, लेकिन
कीथली ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए एफटीआर के दोनों ही मेंबर्स के ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर कीथली की हाई फ्लाइंग एबिलिटी देखकर भी काफी सारे फैंस काफी शॉक थे। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर एफटीआर और सुवरिन और ग्लोरी इनकी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स थे और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स थे। और गाइस इस मैच के अंदर काफी सारे क्लोज कॉल्स भी थे, जिससे कि हम कह सकते थे कि मैच कौन सी भी समय किसी भी सुपरस्टार की तरफ जा सकता था। और फाइनली इस मैच के आखिर में सरप्राइजिंगली यहाँ पर एफटीआर कीथली के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बिग री लगाने के लिए कामयाब हो गई और एफटीआर ने कीथली को पिन भी कर दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली स्विट्जरलैंड ने एफटीआर को रिंग के बाहर खींच लिया, जिससे कि ये मैच से हुआ, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि इस टाइम तक इस मैच के अंदर काफी सारी चीजें हो चुकी थी। और इसी चीज का फायदा उठाकर स्विट्जरलैंड ने डैक्स हार्वुड को पकड़ लिया और कीथली डैक्स हार्वुड के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर हार्वुड साइड में हो गए और कीथली ने एक्सीडेंटली स्वर के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर डैक्स हार्वुड ने कीथली के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया। लेकिन कीथली ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और जब रेफरी कीथली की तरफ देख रहा था, तब सरप्राइजिंगली स्वर ने डैक्स हार्वुड के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और दूसरी तरफ कैश विदर को गन क्लब ने पकड़ कर रखा हुआ था, जिससे कि वो इस मैच के अंदर नहीं आ पा रहे थे और कीथली ने लो ब्लो नहीं देखा था। और यहाँ पर कीथली ने डैक्स हार्वुड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डैक्स हार्वुड को पिन कर दिया, जिससे कि यहाँ पर दोबारा से सुवरिन और ग्लोरी टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। पर गाइज उनके ये मैच जीतने के बाद गन क्लब ने यहाँ पर आकर एफटीआर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर द क्लेम एफटीआर को बचाने के लिए आ गई और सुवरिन और ग्लोरी पहले से रिंग छोड़कर जा चुके थे। तो अब देखना पड़ेगा कि जब हमें सुवरिन और ग्लोरी और द क्लेम इनके बीच में एक तीसरा मैच देखने को मिलता है, तो ये मैच कौन जीतता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब का आखिरी मैच काफी बढ़िया मैच होने वाला है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में सरेया का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और यहाँ पर सरेया और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में बहस बढ़ रही थी। इसीलिए रेने पैकेट ने खुद से कहा कि वो नेक्स्ट वीक इन दोनों ही सुपरस्टार के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू लेने वाली है और उस इंटरव्यू के अंदर दोनों ही अपनी फ्रस्ट्रेशन बता सकती है, जिस पर हाँ कहकर दोनों यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि रेने पैकेट डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ का इंटरव्यू ले रही थी और रेने ने एमजेएफ से जॉन मॉक्सली के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करने के बारे में सवाल पूछे और यहाँ पर जवाब देते हुए सबसे पहले एमजेएफ ने जॉन मॉक्सली की मिमिक्री की और रेने पैकेट से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि वो मॉक्सली से नहीं डरते, क्योंकि वो पहले ही मॉक्सली जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को फेस कर बैठे हुए हैं और एमजेएफ को तो पता ही है कि एमजेएफ वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। पर यहाँ पर एमजेएफ विलियम रीगल से बात करना चाहते हैं, क्योंकि विलियम रीगल को लग रहा है कि एमजेएफ बिना चीटिंग किए हुए वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर एमजेएफ विलियम रीगल को बताना चाहते हैं कि एमजेएफ जॉन मॉक्सली खिलाफ के अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले। जो बातें यहाँ पर एमजेएफ ने बताई कि वो एकदम फेयर एंड स्क्वेयर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, जो बातें एमजेएफ कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर फर्म के स्ट्रोक लेहतवे आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए स्ट्रोक लेहतवे कह रहे थे कि उन्हें पता है कि एमजेएफ क्या चाहते हैं कि उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले जॉन मॉक्सली के साथ क्या हो। जो बातें स्ट्रोक लेहतवे कर ही रहे थे कि एमजेएफ ने स्ट्रोक लेहतवे के हाथ से माइक फेंक दिया और स्ट्रोक लेहतवे से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ फाइनली स्ट्रोक लेहतवे को बताने वाले हैं कि अगर मॉक्सली के मैच के बाद अगर स्ट्रोक लेहतवे ने मॉक्सली के ऊपर अटैक किया तो एमजेएफ उन्हें फायर करने वाले हैं और ये उनकी लास्ट वार्निंग है। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और इसके बाद स्ट्रोक लेहतवे और एमजेएफ दोनों यहाँ चले गए और यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि मॉक्सली के मैच के बाद स्ट्रोक लेहतवे क्या करते हैं और अगर स्ट्रोक लेहतवे कुछ करते हैं तो क्या एमजेएफ स्ट्रोक लेहतवे को फायर करते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि द किंगडम के मैट टेवन बात करते हुए कह रहे थे कि वो AEW कंपनी के अंदर सिर्फ चैंपियनशिप्स के लिए आई है और उनकी वार्डलो और समो जो के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ TNT चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। जो बातें मैट टेवन ने कही और इसी का जवाब देते हुए वार्डलो ने कहा कि वो मैट टेवन के खिलाफ अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार है, पर मैट टेवन संभाल कर रेसल करे, क्योंकि इसके बाद मैट टेवन किसी भी चैंपियनशिप के लिए जाने के लायक नहीं रहेंगे। जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन सैमी गेवेरा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सैमी गेवेरा ने ब्रायन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सैमी गेवेरा ने ब्रायन के ऊपर डायरेक्टली अपना टॉप रोप कटर लगा दिया और ब्रायन को पिन भी कर दिया। लेकिन ब्रायन किस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर सभी फैंस को राहत आई, क्योंकि लग रहा था कि प्रॉब्ली ब्रायन मैच काफी जल्दी हारने वाले हैं। लेकिन गाइस जैसा नहीं हुआ और इसके बाद ब्रायन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर सैमी के हाथ पैरों को ट्विस्ट कर उनके ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया है। पर फिर भी कभी ना कभी टाइकोंटी का इस्तेमाल कर सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते और एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा ने तो हद ही कर दी कि सैमी गेवेरा ब्रायन के ऊपर उनकी यस किक्स लगाने के लिए गए, जो रोककर जो ब्रायन ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक किया है। तो अटैक देखकर यहाँ पर सभी फैंस काफी शॉक थे, क्योंकि ब्रायन ने सैमी गेवेरा के ऊपर इतनी खतरनाक तमाच लगाई कि उसकी आवाज पूरी की पूरी एरिना के अंदर गूंजी थी। और इसके बाद ब्रायन ने सैमी गेवेरा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिशर पोसाई को नहीं लगा दिया। पर इसके बाद भी ब्रायन ने सैमी गेवेरा के ऊपर आर्म ट्रैप किक्स लगाए और फाइनली सैमी गेवेरा के ऊपर एक ट्रायंगल सबमिशन लगाकर ब्रायन ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। जिस मैच के अंदर ब्रायन तो काफी गुस्सा थे और गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ब्रायन क्या करते हैं। पर प्रोबेबली सैमी गेवेरा को अपना सबक मिल चुका है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने बैकस्टेज में रे फिनिक्स का इंटरव्यू ले रही थी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए रे फिनिक्स कह रहे थे कि आज जॉन मॉक्सली को हराकर पेंटा बनने वाले
वाले नए वर्ल्ड चैंपियन, जिससे कि पेंटा के पास 2-2 चैंपियनशिप आ जाएंगी और रे फिनिक्स भी 2-2 चैंपियनशिप चाहते हैं। इसलिए रे फिनिक्स ऑरेंज कैसिडी को उनकी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर रे फिनिक्स कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस आ गए और यहाँ पर अगर बात करते हुए क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि क्रिश्चियन केज और लुचासोरस ने कहा है कि वो चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, जिसका मतलब कि रे फिनिक्स से पहले क्रिश्चियन केज और लुचासोरस को यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना चाहिए, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और यहाँ पर आकर बात करते ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि वो अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप किसी के खिलाफ डिफेंड करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना यहाँ पर ट्रिपल टेट मैच हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि आगे जब ये ट्रिपल टेट मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि जेमी हेटर रिहो को फेस कर रही थी और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में जेमी हेटर और रिहो के बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ी फॉर कम दिखाई दे रही थी, पर फिर भी जेमी हेटर अपने साइज का इस्तेमाल कर रिहो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और रिहो किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी हुई थी, जो कि प्रॉब्लम रिहो के हर एक मैच की स्टोरी है। पर जैसे तैसे कर रिहो ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और रिहो ने भी जेमी हेटर के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए तो जेमी हेटर को उठा कर भी पटक दिया, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। और इस मैच के एंडिंग में तो हम इस मैच के अंदर रिहो और जेमी हेटर की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंस देखने को मिले हैं, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट थी। और आखिरकार जब रिहो जेमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डबल नीज लगाने के लिए जा रही थी, तब जेमी हेटर ने इसे रिवर्स कर दिया, जो देखकर रिहो टॉप रोप से जेमी हेटर के ऊपर अपना दूसरा फिनिशर यानी कि डबल स्टॉम्प लगाने के लिए गई, लेकिन जेमी हेटर ने इसे भी रिवर्स कर दिया और फाइनली रिहो के ऊपर अपना फिनिशर रिपकॉर्ड लैरिएट लगाकर रिहो को पिन कर जेमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो विमेंस डिवीजन से एक ठीक ठाक मैच था, पर गाइस जेमी हेटर के मैच जीतते ही टोनी स्टॉर्म यहाँ पर आ गई और यहाँ पर हमें टोनी स्टॉर्म और जेमी हेटर के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिला। तो देखना पड़ेगा कि क्या विमेंस चैंपियनशिप के लिए दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक मैच होता है या नहीं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर एडी पिकेट बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर एडी पिकेट ने एडी किंगस्टन से पूछा कि सब लोग एडी किंगस्टन को शांत रहने के लिए कह रहे हैं, तो इस पर एडी किंगस्टन का क्या कहना है। पर यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि वो शांत तो नहीं रहने वाले, लेकिन जहाँ तक बात है मॉक्सली की, तो मुझे लगता है कि एडी किंगस्टन को लगता है कि मॉक्सली अपना मैच जीतने वाले हैं, जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही। और बाकी सबसे कहा कि वो फिलहाल में एडी किंगस्टन से दूर रहे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लोनली टाइम चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि एडी किंगस्टन के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि जब से स्टिंग AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से डार्बी एलन ने स्टिंग के साथ मिलकर काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं, लेकिन डार्बी एलन देखना चाहते थे कि स्टिंग के बगैर डार्बी एलन कौन है और इसीलिए डार्बी एलन ने स्टिंग को आने के लिए मना कर दिया है। और इस सवाल का जवाब डार्बी एलन को अब तक नहीं मिला, पर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जे लिथल को हराकर डार्बी एलन को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही। जिस पर बात करते हुए जे लिथल ने कहा कि माना कि वो डार्बी एलन से एक बार हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डार्बी एलन से बार बार हारने वाले हैं और इस बार जे लिथल डार्बी एलन को दिखाने वाले हैं कि स्टिंग के बगैर कुछ नहीं है, जो बात यहाँ पर जे लिथल ने कही। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था मेन इवेंट का, जहाँ पर जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप पेंटा के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और पेंटा इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए हैं और इस मैच के अंदर इन दोनों की इतनी तगड़ी हार्ड हिटिंग थी कि इनके एक पंच की आवाज पूरी के पूरे अरीना के अंदर गूंज रही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच कितना हार्ड हिटिंग मैच था, जहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स हमेशा की तरह ही जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और इसी वजह से हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और एक अच्छे खासे मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो एक टाइम के लिए पेंटा जॉन मॉक्सली के ऊपर टॉप रोप से अपने हाई फ्लाइंग मूव लगाने के लिए गए, लेकिन मॉक्सली ने रिवर्स कर अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और पेंटा पर लगातार 2 बार अपना फिनिशर लगाकर पेंटा को पिन कर मॉक्सली ने मैच जीत लिया है और मॉक्सली स्टिल है वर्ल्ड चैंपियन। जो मैच एक ठीक ठाक सा मैच रहा, पर गाइस मैच खत्म होते ही फर्म ने यहाँ पर आकर मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जबकि एमजेफ ने ऐसा करने के लिए मना किया था। जिसके बाद स्टोकली हैथवे भी यहाँ पर आ गए और स्टोकली हैथवे के सामने फर्म यहाँ पर मॉक्सली के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मॉक्सली को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन फर्म ने उन पर भी अटैक कर दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि बैकस्टेज में किसी ने तो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को बंद कर दिया है, जिससे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर मॉक्सली को बचाने के लिए नहीं आ पा रहा था और यहाँ पर सभी लोग ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को छुड़वाने का ट्राई कर रहे थे और इनके अंदर गन क्लब मॉक्सली के ऊपर अटैक कर ही रहा था। कितने में यहाँ पर एमजेएफ आ गए, जो कि खुद कंफ्यूज थे कि मॉक्सली को बचाया जाए या नहीं, पर फाइनली एमजेएफ रिंग के अंदर आ गए और एमजेएफ ने फर्म को रोक लिया और एमजेएफ ने गुस्से में फर्म से बातें करते हुए कहा कि फाइनली एमजेएफ उन्हें फायर करने वाले हैं और एमजेएफ ने फर्म को फायर कर दिया और मॉक्सली की तरफ देखकर बात करते हुए कहा कि एमजेएफ को पता नहीं था कि फर्म ये सब करने वाली है। जो कहकर जैसे एमजेएफ पीछे मुड़े वैसे ही तो फर्म ने एमजेएफ के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर एमजेएफ का एक फेस टर्न हो चुका है और यहाँ पर फर्म ने एमजेएफ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर इथन पेज ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर भी लगा दिया और एमजेएफ को रिंग के बाहर ले जाकर डब्ल्यू मॉरिसन ने एमजेएफ के ऊपर टेबल के थ्रू एक चोसली में लगा दिया। और इसी तरह इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे एमजेएफ के साथ क्या होता है, लेकिन अब फाइनली एमजेएफ एक
एलिट फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मुझे इस वीक का डायनामाइट शो काफी पसंद आया है और आप ऐसे ही डायनामाइट शो से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?